माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए कि 10वें नंबर से हम छलांग लगाकर आज विश्व की अर्थव्यवस्था में आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो सेकंड और थर्ड नंबर पर बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है, इसके अंदर हम चाहे युवा की बात करें, महिला की बात करें, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी क्लास की बात करें, सबका कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है उनको कोई ना कोई इसमें फायदा मिलने वाला है। सभापति महोदय, मुझे ध्यान आ रहा है कि आरबीआई के अनुसार बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनकी अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से गुजर रही है और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को देने के लिए कहा है ताकि छोटा किसान जो है उसको फायदा मिल सके और इसके लिए कोऑपरेटिव स्टोर जो है वहां पर बनाए जा सके, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा सके और सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को मदद मिल सके, यूनिटी मॉल बनाए जा सके। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन तरक्की कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि लालू यादव जी जब रेल मंत्री होते थे तो 2008-9 में उन्होंने 37,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और 155 किलोमीटर के करीब उन्होंने कंप्लीट किया था रेलवे ट्रैक को और उसके बाद 8-9 में उन्होंने 350 किलोमीटर और उसके बाद जब ममता दीदी आई तो ममता दीदी ने यह क्लियर किया कि बेस्ड ऑन द रिव्यू इट इज वेरी क्लियर दैट द अनरियलिस्टिकली हाई टारगेट सेट इन द इंटरिम बजट आर नॉट सस्टेनेबल एंड वारंट अ मिड कोर्स करेक्शन। तो उस समय में उन्होंने क्या कहा था, लालू जी ने, अभी हमारे गोपाल जी यहां बैठे हैं, तो उन्होंने कहा था कि गोपाल बाबू तुहार चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमने बहुत बड़ा पखाना बना दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो रेलवे मंत्री हैं, आपने पखाना कहां से बना दिए हैं? तो बोले कि अरे हमने 130 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिए, वहां पर लोटा लेकर जाओ और आप जरूरत नहीं है आपको पखाने की। ये पहले की अर्थव्यवस्था जो है, पहले का ये सोच रहती थी पहले के आप देखिए कि मंत्रियों की। और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ घरेलू शौचालय बनाकर जिस तरह से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को इज्जत घर बख्शे हैं, मैं बहुत इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट सिटी का जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। कहने को कह देते हैं, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या किया? आज स्मार्ट गांव बनाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम कोऑपरेटिव स्टोर्स की बात करें, चाहे हम मिलेट्स के लिए बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको बनाया गया है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो हमारा गरीब किसान है उसको मदद मिलनी चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि G20 कंट्रीज के जितने भी देश के यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जाकर घूम रहे हैं और उनको जगह जगह मिलेट्स जो है वो परोसा जा रहा है और बहुत खुश वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो जब तक आपकी सोच ये नहीं होगी कि गांव वालों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तब तक आप कैसे, और एक बल्कि कल सवाल भी पूछा जा रहा था माननीय मंत्री जी से, तो वो स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी जो बनाए जा रहे हैं, बल्कि मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी जो है 100 के लिए तो प्रोविजन रखा था, लेकिन आगे इंक्लूजन और कैसे होगा इसके बारे में अगर वो बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा कि क्या उसके लिए स्मार्ट सिटी का स्मार्ट होना जरूरी है या कि प्रतिनिधि का स्मार्ट होना जरूरी है या कि वहां के लोगों का स्मार्ट होना जरूरी है। तो ये स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये अगर वो बताएं तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं बात करना चाह रही थी माननीय सभापति महोदय कि पिछले दिनों मुझे जो है पंजाब में जाने का मौका मिला, लुधियाना में गुरुओं की धरती है और वहां पर जिस तरह से लोग जो हैं आज की तारीख में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में चाहे हम देखें, चाहे वहां पे अर्थव्यवस्था के मामले में हम देखें, क्योंकि मेरा जो लोकसभा है वो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और हमारी कोशिश है कि हमारे युवा नशे से दूर रहें। पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि वो ਜਿਹੜੇ मुख्यमंत्री ने वो पहले ਇੱਥੇ सांसद भी होंदे सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ
कि ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ बैठी सी, वो भी कह रही सी, देखिए सरकार ने जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए कहा है, अगर क्योंकि मेरा जो इलाका है वहां पर भी कॉटन बहुत ज्यादा उगता है, तो आप देखिए यहाँ पर सभापति महोदय कि उसको पीपीपी के माध्यम से वहां पर प्रोडक्शन जो है हमारी आज की तारीख में 3,50,000 से 4 लाख बेल्स होती है, और एक बेल जो है वो 170 किलोग्राम के बराबर होती है, और हमारी 1 मिलियन की जो है हमारी कंजम्पशन है। आप ये देखिए तो कम से कम भी आप अगर मान के चलें 6 लाख बेल्स जो है हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सरकार की ये कोशिश है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है पीपीपी के माध्यम से वहां पर बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े। मैं चाहती हूं बीबी हरसिमरत कौर भी सी, ਅਸੀਂ ਵੀ मेरा भी ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਸਿਰਸਾ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਰੇਲਵੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਨनीय सभापति महोदय कि ਜਿਹੜੇ नशे वास्ते ਆਪਾਂ कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ थैंक यू, धन्यवाद जी एक मिनट और चाहिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सारी जनता ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ है। ਉਹ ਜਦੋਂ भी कोई शुभ काम ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ कि देश शिवा वर मोह एह, शुभ कर्मण तो कब हूं न टरूं, ना डरूं अरि सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुजरात भी ऐसी जीत हासिल की है। एक मिनट के लिए अभी पिछले दिनों कांग्रेस के लोग जो है बार बार चिल्ला रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, तो मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी, अंत में सभापति महोदय, कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति।